अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि वार अब इस वक्त सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया अमेरिका के लिए है फॉर एलाइज। फॉल ऑफ काबुल के बाद अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि अगर आप अपने आप को नहीं बचा सकते तो अपने एलाइज को किस तरह बचाओगे। यहां पे मैं बताना चाहूंगा, जब फॉल ऑफ काबुल के बाद सबसे पहले जापान के वजीर आजम भागते आए थे और साउथ कोरिया के भागते आए थे, और वो बार बार ये कहते थे कि इफ यू कैन नॉट प्रोटेक्ट अस वी हैव टू अचीव एटॉमिक बम। उसके बाद सऊदी अरेबिया, इस हादसे से पहले सऊदी अरेबिया भी डिफेंस एग्रीमेंट चाहता था अमेरिका के साथ। आज उसकी जरूरत अब मजीद बढ़ चुकी है उन चीजों की। मशरकी पाकिस्तान अलग हो चुका है, सिंध का यूपी वाले सिंध मांग रहे हैं, कश्मीर वो भी ले जाने को चक्कर में फिरे। साई वारस हमारा कोई नहीं है। मेरा मकसद हम पता नहीं किस दिन यू टर्न मारेंगे, कोई समझ से बाहर है। लेकिन चीमा साहब आज जो ज्यादा चीजें जिसके बारे में बात करना चाह रहा था बिलखसूस कि एक कॉन्फ्लिक्ट लंबा होगा, और जिस तरह मैंने आपको बताया 84 मुल्कों ने जो सपोर्ट दी है, लेकिन जिनके शहरी इस वक्त वो किडनैप करके ले जा चुके हैं और 9 अमेरिकन मारे जा चुके हैं। 2 शिप कैरियर आइजनहावर और जेरड फोर्ड है। अगर आज बैठा हूं मैं, इनको तालीम को पढ़ो लिखो यार, तालीम करो, तालीम के साथ जंग करो यार, जहालत के खिलाफ जंग करो। लेकिन ये कोई अच्छा फिर ठीक है, जब तुम्हारे पास ना हथियार है, ना अक्ल है, ना शक्ल है, ना तालीम है, ना कुछ भी है, पत्थरों से कितना अरसा लड़ोगे यार टैंकों के साथ? क्यों बच्चे मरवा रहे हो अपने? आप एक मिसाल, आपके पास क्या चॉइस है? आप सऊदी अरेबिया और यूएई की मर्जी बगैर को बयान दे दें। आप कह रहे थे बयान नहीं देते, बयान देने की सलाहियत रखते हैं। जिस तरीके से सऊदी अरेबिया के रोजाना पैसे मांगते हैं, जिस तरह रोजाना यूएई के आप सामने लेटे होते हैं, जिस तरह आईएमएफ के सामने पांव में पड़े होते हैं, आपकी मजाल है आप अमेरिकन एम्बेसडर और सऊदी एम्बेसडर और यूएई के एम्बेसडर की मर्जी के बगैर कोई 2 फिक्रे भी कहीं बोल दें? आप सवाल ही नहीं पैदा होता। जिनका जो देते हैं, रोटी देते हैं, वो एंज थप्पड़ तो रख देंगे, बोलेंगे चांदरा उड़ा जाएंगे जिनकी रोटी होती है सामने पड़ी। और यूपी के योगी आदित्य ने कहा है हमें सिंध चाहिए, हम सिंध लेने लगे हैं। कुछ शर्म करो तो उधर भी देख लो। तुम्हारे इन करतूतों की वजह से तुम्हारे आसपास ये लोग देख रहे हैं करने के लिए। तार साहब, आपको पता है कि मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो तो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है, और लेकिन दुनिया जो है उस पर रिस्पॉन्स कर रही है। एक तो तार साहब पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ 7 अक्टूबर को एक छोटी सी 4 लाइनों की प्रेस रिलीज जारी की, उसके बाद एक लफ्ज नहीं बोला। दूसरा तार साहब, इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहां पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे इंगेज कर सकें। एक बात तार साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए, और ये फिर मगरब भी अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है जब भी लड़ाइयां होती हैं और कहता है आ जाओ। और अभी भी यूरोप के जो न्यूयॉर्क के होटलों में मुसलमान बैठे हुए हैं और बाकी मुल्कों के लोग बैठे हुए हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और इसमें बाकी ममालिक के किरदार पे भी बात करें तार साहब, ईरान का किरदार भी पे बात करें कि अब हमास ने क्या जो फलस्तीन के लोग हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ दी है। अब वहां पे रोजाना की बुनियाद पे कोई 20-30 वो बिल्डिंग्स गिरा देते हैं, पूरे का पूरा जो है वो मिट्टी के मैदान बन चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े इलाके। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो बिलखसूस आपके देखने वालों में हमारे कुछ पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े भी अल्टीमेटली हैं, वो आपका हिस्सा है वो देखने वाले। एक तो मैं उनसे एड्रेस करना चाहूंगा, ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान ने जब काबुल घुसे थे तालिबान, तो यहाँ इन्होंने तालियां बजाई थी, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाए थे। फिर उन्हीं तालिबान ने जब इनको मुंह पे थप्पड़ मारे हैं और उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरियां की हैं इनके मुल्क के बारे में, और इनकी आज इनकी इकॉनमी का मजाक उड़ाते हैं, अब वो तालिबान के पीछे। इनको जरा ये ना तो इनको फलस्तीन की हिस्ट्री का पता है, ना फलस्तीन के स्पेलिंग का पता है। कल मैंने एक ट्वीट की है, उसके पीछे मुझे बड़ी गालियां दे रहे हैं। मैं दुख इस बात का, मुझे गालियों का कोई दुख नहीं पड़ता। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब when you do and do lead, उसमें उसका हिस्सा होता है लोगों ने दुख इस बात का है कि लौंडे लपाड़े गालियां भी उर्दू में दे रहे हैं, गालियां भी इंग्लिश में देने की सलाहियत नहीं रखते। ये माजूर बच्चे बैठे ना पाकिस्तान में, ये जो जिनको जो बुजदार ने जख्मी किए हैं, गोगी ने लूटे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है किस बात की। ये तालिबान के भी जश्न मनाते रहे हैं। इनको मैं हिस्टोरिकली ये बताना चाहता हूं, ये वही बिल्कुल इनको ना पता है जिस तरह वो इनका एक मुर्शद था, वो पहले कहता था इनको यहाँ पे टेररिस्ट को जेलों से छोड़ो, फिर इनको यहाँ लाके आबाद करो, और वो बैठे अफगान महाजरीन हर चौक में बम मारते रोजाना जाके। कोई ना शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई अकल है, ना कोई शक्ल, ना सोचना कि हम जा कहा रहा है। जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। और आज मैं एक और मजे की बात, अभी तक ये सर्टिफाई नहीं हुआ चीमा साहब, लेकिन यहाँ वॉशिंगटन डीसी में खबर चल रही है कि बम क्यों नहीं रुके, जो इनका डूम सिस्टम था, कहते हैं देवर अमेरिकन मेड लेफ्ट इन अफगानिस्तान, और क्योंकि उनके पास कैश मौजूद नहीं है उन्होंने बेचे हैं, और वो वाया ईरान या दूसरे वो सीरिया पहुंचे और सीरिया से यहां पहुंचे, और उनका सिस्टम जो था वो अमेरिकन उसको बम्स को जो इट वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू इट, उसको कंफ्यूज था सिस्टम के इट्स अ फ्रेंडली थिंग आ रही। लेकिन उसमें ये समझ नहीं रहा हूं बात कि आने 84 मुल्क एक साइड पे हैं, और सारे जो कंट्री में जिनकी बात कर रहा हूं वो कोई कांगो नहीं है,
वो दुनिया की वर्ल्ड पावर है, जिनके पास टेक्नोलॉजी, जिनके पास पैसे हैं। और दूसरा, आज वॉशिंगटन डीसी में ये भी बात एक हो रही है कि आइदर दे आर फाइटिंग द प्रॉक्सी ऑफ ईरान, चाइना एंड रशिया। यूक्रेन को काउंटर करने के लिए उन्होंने इनको आगे किया है। और इनको मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो लौंडे लपाड़े आपके उर्दू में ट्वीट करने वाले हैं, और जरा देखो पनामा लीक में हमास के हेड के लड़के का नाम था उसमें। ये जो तुम कहते हो ना कि ये हम बैतुल मुकद्दस लेना तो तमाशा करना, ये सारे करप्ट लोग हैं ये बैठे हैं जो फलस्तीन में करने वाले। चले लेकिन उसमें चीमा साहब, ये पाकिस्तान का तो ये मसला, जिस तरह मैं कहता रहता हूं, और उधर जा रहे हैं ना तकरीरें करते रोजाना, ये है अफगानिस्तान, फलस्तीन, ये सारा तमाशा कर रहे हैं। और यूपी के योगी आदित्य ने कहा है हमें सिंध चाहिए, हम सिंध लेने लगे हैं। कुछ शर्म करो तो उधर भी देख लो। तुम्हारे इन करतूतों की वजह से तुम्हारे आसपास ये लोग देख रहे हैं करने के लिए। योगी साहब ने, आदित्य साहब ने फरमाया है कि 500 साल हो गए बाबरी मस्जिद को, अगर हम मंदिर बना सकते हैं हम सिंध भी लेंगे। तुम फलस्तीन के लिए दर्द में फड़कते फिर रहे हो, लेकिन चले कोई नहीं। उसकी वजह यह है ना, बेवकूफ कौम का क्या हो सकता है। एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आके आज उनका मुर्शद बन चुका है, उसके गेट को चूमते हैं, मनते मार रहे हैं जाके जमान पार्क में। तो इस कौम का क्या होगा? यही है जो इनका होना है, उनका भी यही होना है। उसकी वजह यह है, जिन लोगों ने तालीम के पे तवज्जो नहीं दी, जिन लोगों ने साइंस पे तवज्जो नहीं दी, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं चीमा साहब, जो जिस कंट्री में आप बैठे हैं, उर्दू में बाईपास का, हार्ट की बाईपास सर्जरी किस तरह करोगे भाई? कोई जवाब है तुम्हारे पास? उर्दू में सारा दिन ट्वीट करते हो। इनसे पूछो कि अपना चंद्रयान का मुकाबला उर्दू में करोगे? गालिब की शायरी के साथ सर्जरियां करोगे? कुछ शर्म करो तो। और देखो तुम खुद किधर जा रहे हो। और रोको काकड़ साहब अब चाइना जा रहे हैं, उनसे पूछो तुम वहां इलेक्शन के बैलेट पर प्रिंट कराने चाइना से जाके। खाने का तुम्हारे पास, खाने के लिए चीज कोई नहीं है, मिनते तरले तुम्हारे IMF के पैरों में पड़ते हो आखिरी किस्त लेने के लिए। उससे पूछ लो, काकड़ साहब को ट्वीट कर दो कि क्यों जा रहे हो यार, हम मर रहे हैं भूख से, बुरी हालत है। आपने देखा जो अगले दिन मरियम नवाज के वो जलसे के अंदर जब फूड का ट्रक आया, किस तरह उसको पढ़े, लेकिन ट्वीट उर्दू में सारा दिन। कोई पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है चीमा साहब। मैं खुद कंफ्यूज, नर्वस हूं, मैं तो खुद परेशान हूं कि मेरे अपने डीएनए पे मुझे तो क्वेश्चन मार के, यार क्या है हम लोग, किधर जा रहे हैं हम लोग। लेकिन चीमा साहब आज मैं एक और बल्कि बात बताना चाहूंगा। अब जो बात कर रहे थे बिलखसूस, एक तो उन्होंने अब ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जो मैंने इसमें से सिग्निफिकेंट चीजें देखी हैं, जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खैर ये तो नहीं सीख सकते, इजराइल के अंदर उन्होंने एक यूनिटी गवर्नमेंट बना ली। यूनिटी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बना के उन्होंने वार कैबिनेट अपनी बना ली। मैं ये कहता हूं कौमों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से लड़ा जाता है। उन्होंने अपने रिजर्व वाइज सारे अपने जो जितने उनके वकील हैं, डॉक्टर हैं, सब यूनिफॉर्म पहन के आ गए हैं और जंग लड़ रहे हैं। और मैं उसमें, क्योंकि चिमा साहब देखें, मेरे यहां बहुत दोस्त हैं यहूदी दोस्त, मैं हमेशा उनसे पूछता हूं कि हाउ कम यू आर द सो स्ट्रॉन्गेस्ट, इतने स्मॉल नंबर में हो और इतने स्ट्रांग हो। मैं ये बताना चाहता हूं, मुसाद दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। चले आज उसकी फेलियर हुई है, लेकिन उसके इसमें शक को नहीं उनका काम। उनका 3 बिलियन साल का बजट है, सिर्फ 7,000 मुलाजिम उनका, सिर्फ 7,000 मुलाजिम। मैं जब यहूदियों से, अपने दोस्तों से ये पूछता हूं कि यार हाउ कम यू हैव द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन, तो वो कहते हैं जितना हमारे ऊपर माजी में जुल्म हुआ है उतना आज तक किसी कौम पर नहीं हुआ। मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं, जुल्म तो आज मुसलमानों पे आपसे ट्रिपल ज्यादा हो रहा है। आप तो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां आप जलील नहीं हो रहे? आप इराक की हालत देख लें, आप लीबिया की हालत देख लें, अफगानिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान की हालत देख लें, लोग बच्चे बेच रहे हैं आपने। जुल्म तो हमारे ऊपर भी कुछ 76 साल से तो पाकिस्तान में भी जुल्म हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान अलग हो चुका है, सिंध का यूपी वाले सिंध मांग रहे हैं, कश्मीर वो ले जाने को चक्कर में फिरे। साई वारस हमारा कोई नहीं है। मेरा मसला था, हम पता नहीं किस दिन यूटर्न मारेंगे, कोई समझ से बाहर है। लेकिन चीमा साहब आज जो ज्यादा चीजें जिसके बारे में बात करना चाह रहा था बिलखसूस, कि एक कॉन्फ्लिक्ट लंबा होगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया 84 मुल्कों ने जो सपोर्ट दी है, लेकिन जिनके शहरी इस वक्त वो किडनैप करके ले जा चुके हैं और 9 अमेरिकन मारे जा चुके हैं। 2 शिप कैरियर आइजनहावर और जेरड फोर्ड वो जा चुके हैं उस रीजन के अंदर। और सबसे बड़ा जो इस वक्त आपका, मैंने पहले आपको अर्ज किया कि इस वक्त ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो वॉर है, इसमें 2 ताकतें सामने 3 ताकतें आएंगी। एक तरफ से रशिया और चाइना, ये अपना प्रॉपर्टियां बनाएंगे दोहा में। आपको पता, ये आपके बच्चों को बताना चाहता हूं कि हमास के जो हेड हैं वो रहते दोहा में, लग्जरी जगहों में रहते, लग्जरी गाड़ियों में वहां रहते हैं, उनका ऑफिस वहां पे मौजूद है। वो अपने लोगों के अंदर नहीं रहते, जहां बिजली भी नहीं होती, पानी भी नहीं होता। हमास पैसे बनाएगी रशिया से और चाइना से, मार खाएंगे 2 मिलियन फलस्तीनी जो वहां पे हास्टेज होकर मारे जाएंगे, जलील होकर। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि वार अब इस वक्त सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया अमेरिका के लिए है फॉर एलाइज। फॉल ऑफ काबल के बाद अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि अगर आप अपने आप को नहीं बचा सकते तो अपने एलाइज को किस तरह बचाओगे। यहां पे मैं बताना चाहूंगा, जब फॉल ऑफ काबल के बाद सबसे पहले जापान के वजीर आजम भागते आए थे और साउथ कोरिया के भागते आए थे, और वो बार बार ये कहते थे कि इफ यू कैन नॉट प्रोटेक्ट अस वी हैव टू अचीव एटॉमिक बम।
उसके बाद सऊदी अरेबिया, इस हादसे से पहले सऊदी अरेबिया भी डिफेंस एग्रीमेंट चाहता था अमेरिका के साथ। आज उसकी जरूरत अब मजीद बढ़ चुकी है उन चीजों की। आज अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस इनके एलाइज दे आर मोर नर्वस एंड कंफ्यूज कि अब हमारा क्या बनेगा दूसरे अगले स्टेज के ऊपर। रशिया और चाइना जिस तरीके से प्रॉक्सी अब खुल के सामने आ रहा है इन चीजों में, हम कहां जाएंगे? इट्स वेरी डिसाइसिव मोमेंट है इस वक्त। मैं बिलखसूस आज मैं केविन मैकार्थी जो हमारे पुराने स्पीकर थे, उन्होंने एक जबरदस्त स्पीच की है और उन्होंने जो बाइडेन को बड़े सख्त तरीके से क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि 4 बिलियन रह चुका था ईरान के पास फॉरेन रिजर्व। ओबामा ने और इनकी मदद से, बाइडेन की मदद से आज उनका फॉरेन रिजर्व 70 बिलियन है। 4 लाख उनकी डेली प्रोडक्शन थी ऑयल की, आज 3 मिलियन बैरल्स पर डे है। और आप प्राइस का अंदाजा लगा लें आप। आज यहां पे आज राइट विंग ने वॉशिंगटन डीसी में खड़े होकर क्रिटिसाइज करके कह दिया कि दिस इज अ होम ग्रोन एंड डेमोक्रेटिक क्राइसिस। और जिस तरीके सऊदी अरेबिया को पराया स्टेट कहते रहे हैं लेकिन साथ ईरान को सपोर्ट करते रहे हैं, आज दिस इज व्हाट द राइट विंग इज आस्किंग देम टुडे। अब देखें आगे आने वाले दिनों में हम कहां जाते हैं। और अब देखें ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने घेरा डाल दिया इस वक्त। मेरे ख्याल में तो इट्स अ बैड थिंग। मैं तो दोनों तरफ से कैजुअलिटी, मैं जाती तौर पे तो किसी जान के जाया करने पे अफसोस है, लेकिन बिलखसूस जिन्होंने अपने अवाम को आगे मरवाया है, मैं उनको उसकी सख्त जो है वो कंडेम करूंगा। जिनके पास कोई प्लान भी नहीं था, जिनको पता था कि हम 2 मिलियन लोगों को सेफ नहीं कर सकते, जिन्होंने 2 मिलियन लोगों को बस के नीचे फेंक दिया है, मुझे इस चीज पे एतराज है। चलें, आप जिस तरह आपने सपोर्ट इसको करना है आप करें, आपका क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि ये पहली दफा ऐसे हुआ है जिसमें वो जिसे कहते हैं ना कि यूएन भी खामोश है। कोई यूएन जनरल सेक्रेटरी के बोलने को मैं बोलना नहीं कहता, क्योंकि वो उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं वहां पे बैठे हुए जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश है। क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का ये काबिल कबूल नहीं है। दुनिया जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, आपके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। इजराइल रोज घुस के गजा के लोगों को मारता है, इसमें कोई शक नहीं है, रोज घुस के मारता है, जो कि इलीगल है, इंटरनेशनल लॉ की, नेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है। लेकिन उसके के लिए मेथड्स हैं, मीन्स एंड वेज हैं आप अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करने के लिए या शोर डालने के लिए। इतनी ऑर्गेनाइजेशंस का ना बोलना और इतने दिनों तक भी इस मसले को देखते हुए कि बिल्कुल मिट्टी से मिट्टी कर दिया है। और मैं देख रहा था कि गजा के जो डॉक्टर हैं उन्होंने SOS कॉल दे दी है, क्योंकि वहां बिजली नहीं है तो इलाज भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। खामोशी की क्या वजह है? इज इट अ मैसेज टू ईरान और इट इज अ मैसेज टू सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स जो इनके सपोर्टर हैं कि इस तरह का जो बिहेवियर है वो काबिल कबूल? चीमा साहब, ये मैसेज माजी में भी बड़ी दफा दिए गए, बड़ी दफा दिए गए। और खासकर आपने ओआईसी की बात की है। ओआईसी एक आपको पता है इट्स अ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सऊदी अरेबिया। अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया ने जब तक नहीं बोलना, उन्होंने भी कुछ नहीं बोलना। अरब लीग भी उनके पैसों पे चलती है आगे पीछे। और आप आज सऊदी अरेबिया के हालात देख रहे हैं, और सिर्फ सऊदी अरेबिया की इस डील को डिरेल करने के लिए तो सारा ये प्रोग्राम किया गया। तो उसमें इनकी सपोर्ट क्या होगी? और दूसरा एक मैं समझता हूँ सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो वायलेंस की गुंजाइश मौजूद है। मैंने इसके हक में बिल्कुल वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं हैरान हूं इस चीज पे। आप देखें कि 1947 गांधी साहब की नॉन वायलेंस मूवमेंट पे उतर डॉक्टर मार्टिन लूथर नोबेल प्राइज ले गए सिर्फ। मैं कहता हूं कि आप अपने हक के लिए खड़े हो, जरूर खड़े हो। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल काटा है। मैं कहता हूं आप एहतजाज करें। मैं बिल्कुल नहीं इस चीज में हक में जाऊंगा कि मैं इजराइल को प्रोटेक्ट करूं और माजी में जो करते रहे। मुझे दुख होता रहा कि एक दफा जब वो बंदूकें लेके मस्जिद अक्सा के अंदर घुसते थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैं कहता ठीक है भाई, आपने फाइट आपने करना है, आपकी राइट है। लेकिन 2 मिलियन लोगों का सोचा था आपने, यार ये बाद में कहां जाएंगे, ये कहां जाएंगे? इनका इखला किस तरह होगा? आपके पास कोई प्लान भी था इस चीज का? आपके पास सलाहियत है रिटेलिएशन की जवाब देने? मैंडेटरी टू गो टू स्कूल, इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू लर्न द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, जियो इकोनॉमिक्स। छोटा सा कंट्री इजराइल, आपका हर आईटी जो स्टार्टअप है वो उसका वो गढ़ बन चुका है। वो 7,000 की उनकी जो मुसाद है, वो किस तरीके से दुनिया की बेस्ट एजेंसी बनी। मैं अगर आज बैठा हूं, मैं इनको तालीम को पढ़ो लिखो यार, तालीम करो, तालीम के साथ जंग करो यार, जहालत के खिलाफ जंग करो। लेकिन ये अच्छा फिर ठीक है, जब तुम्हारे पास ना हथियार है, ना अक्ल है, ना शक्ल है, ना तालीम है, ना कुछ भी है, पत्थरों से कितना अरसा लड़ोगे यार टैंकों के साथ? क्यों बच्चे मरवा रहे हो अपने? तजाद या और बल्कि इनके प्लाटों का झगड़ा एक दूसरे के साथ, मेरे मजहब को क्यों उसमें खींच के लेके जा रहे हैं? ये प्लाटों की जमीन के टुकड़ों के इनकी लड़ाई है। चीमा साहब, आपके प्लाट पे कोई कब्जा कर ले, आप जाके खड़े होकर प्लाट के ऊपर उसके बच्चे मारे हो, मेरे मजहब का नाम ले, अल्लाह अकबर अल्लाह, आप उसको मेरी मजहबी जंग बना लें। आप ये तो ज्यादती है, बिल्कुल मजहब के साथ ज्यादती है। पता नहीं पे लोग क्यों नहीं इन चीजों को समझते। ये टेरिटोरियल इशू है, ओवर द लैंड, ओवर द प्लॉट्स।
पता नहीं क्या मेरा मकसद है। जिस तरह मैं पहले कहता रहा हूँ, झगड़ा दुनिया की किसी और जगह पे होता है, पाकिस्तान के अपने घरों को आग लगा लेते हैं बैठ, पता नहीं कुछ इनको को है यार, बोर हो पता नहीं क्या इन्हें छितर छुतर पहने चाहिए वैसे जाती तौर पर पाकिस्तानी कैन ओनली वर्क अंडर द फियर के अंदर काम करते हैं। ये सिविलाइज तरीके से ना ये इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखते हैं, ना इनको पता इलेक्शन क्या है। बरादरी बेसिस में अभी तक बैठे हैं, रोज एक दूसरे को कह रहे हैं मैं जट कोई राणा है, कोई खोखर है, कोई तमाशा ये गांव में इन्हें दुखी मेहनत दुख होता रहता है, और आज वही हो रहा है। बिल्कुल मेरा मकसद सारा पाकिस्तान, कोई इस वक्त दुनिया का मुल्क जो है रियलिस्टिकली हमास के इस बारबेरियन एक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा, सिवाय पाकिस्तान। ये सोशल मीडिया चली होगी कौम, लेकिन चली होने का हक बनता है। ये वही कौम है जिन्हों का लीडर उस्मान बुज़दार है, एक लीडर जी है वो गोगी है, तो दूजे गोगे ने सारे, बस चलो। लेकिन चीमा साहब आज जाती तौर पे ज्यादती है। मैं तो पहले लीबिया और इराक पे भी मुझे दुख होता था, मुझे अफगानिस्तान पे भी दुख होता था। जब हमारे अपर एडमिनिस्ट्रेशन ने चाय पी थी जाके, उन्होंने कहा था मैं कैबिनेट बनाने आ गया हूं काबुल में, मुझे उस वक्त भी डाउट था। मुझे पता था कि इनकी सपोर्ट नहीं है, इनकी मर्जी से सिर्फ 3 अफगानी हकानी उसमें 3 मिनिस्टर आए थे, वो भी इनको सपोर्ट करने से वो शर्माते हैं। आज वो बिल्कुल आपको अबैंडन करके वो कहते हैं बड़ा मुल्क, आपने अपना मुल्क सारा तबाह कर लिया। आपकी हर पॉलिसी ऐसी है जिसमें आपकी पॉलिसी जैसे, अच्छा जी साहब आप पहले कह रहे थे, आप एक मिसाल, आपके पास क्या चॉइस है, आप सऊदी अरेबिया और यूएई की मर्जी बगैर को बयान दे दें, आप कह रहे थे बयान नहीं देते। बयान देने की सलाहियत रखते हैं। जिस तरीके से सऊदी अरेबिया के रोजाना पैसे मांगते हैं, जिस तरह रोजाना यूएई के आप सामने लेटे होते हैं, जिस तरह आईएमएफ के सामने पांव में पड़े होते हैं, आपकी मजाल है आप अमेरिकन एम्बेसडर और सऊदी एम्बेसडर और यूएई के एम्बेसडर की मर्जी के बगैर कोई 2 फिक्रे भी कहीं बोल दें आप, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिनका जो देते हैं, रोटी देते हैं, वो एंज थप्पड़ तो रख देना, बोलेंगे चांदरा उड़ा जाएंगे, जिनकी रोटी होती है सामने पड़ी, और रोटी आपके सामने नहीं पड़ी होती, आपको चलाने वालों की रोटियां लंदन में जा रही होती। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई भारत के राफेल गिराने वाला अमेरिका अब मतलब कि भाई साहब उसको मतलब कि चौतरफा मार पड़ रही है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, मतलब कि अलग से जूते पड़ रहे हैं भाई, क्योंकि भाई साहब मतलब कि भारत के राफेल के मजाक उड़ाना और भाई साहब उस पर मज़े लेना भाई साहब, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की मतलब कि फितरत में आ गया था भाई साहब, कि मतलब कि वो सोच रहा था कि भाई मैं तो भारत के जहाज़ गिरा दूंगा हवा हवा में ही, ठीक है, बोल चाल में ही करूँगा, और उसके बाद में भारत तो दब जाएगा। लेकिन भाई भारत दबने वालों में से नहीं, भारत दबाने वालों में से है, ठीक है भाई। भारत ने उसी समय सोच लिया था कि भाई साहब इस ट्रंप को तो मज़ा चखाना ही है, और भाई साहब ठीक है भाई साहब, और मतलब कि भाई साहब मज़ा मिल भी रहा है मतलब कि ट्रंप को, ठीक है, मतलब कैसे मिल रहा है भाई साहब, जीसीसी कंट्रीज़ की धुलाई हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। भारत किसका साथ दे रहा है? भारत इज़राइल का साथ तो दे ही रहा है, लेकिन भाई साहब ईरान के साथ भी भारत के संबंध है भाई, ईरान के साथ भी संबंध है, और भाई साहब इज़राइल के साथ भी संबंध है, और भाई साहब भारत बिल्कुल भी मतलब कि भाई अमेरिका के कोई प्रेशर में नहीं है, ठीक है भाई साहब, मतलब कि भाई साहब अमेरिका ने पूरा दम लगा लिया कि भाई भारत किसी ना किसी तरीके से हमारे दबाव में आ जाए, और भाई भारत वो चीज़ करने को तो राज़ी हो जाए जो हम चाहते हैं। ये अमेरिका चाहता था कि भाई साहब भारत मीडिएटर करे, भारत रोल निभाए, हर चीज़ करे, लेकिन भाई साहब भारत के ईगो क्या बोलते हैं, अमेरिका की ईगो आड़े आ रही थी भाई साहब, ठीक है भाई साहब, भारत को झुकाना चाहता था, लेकिन भाई भारत झुका नहीं, और भारत ने बता दिया कि भाई देखो बात ऐसी है कि भाई तुम हो गए अपने घर के शेर भाई साहब, लेकिन भाई तुम यहाँ हो ढेर, समझ गए भाई। और अब आप जिस तरीके से भाई साहब जिस कंट्रीज़ की धुलाई हो रही है, और भाई साहब अमेरिका की जिस तरीके से फाइटर जेट्स F-15 F-16 और भाई क्या बोलते हैं बहुत बड़े बड़े जहाज़ गिर रहे हैं अमेरिका के, तो भाई उससे पता चल रहा है कि भाई साहब किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए भाई साहब, साफ बात तो यही है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो पश्चिम एशिया का संघर्ष अब नए मोड़ पर पहुँचता दिख रहा है, ठीक है। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थक सशस्त्र समूहों के खिलाफ संयुक्त हवाई हमले किए हैं। सेंटकॉम का दावा है कि मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, सेंटकॉम का दावा है कि यह कार्रवाई अमेरिका सैनिकों और सऊदी अरब के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई है, जबकि ईरान ने इन हमलों से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार कर दिया है, समझ रहे आप। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अब खाड़ी देशों की भूमिका खुलकर भी सामने आने लगी है। अमेरिका और सऊदी अरब ने ईरान समर्थक सशस्त्र समूहों से साथ संयुक्त हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाई पिछले 72 घंटों में अमेरिकी ठिकानों और सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों पर हुए 30 से ज़्यादा ड्रोन हमलों के जवाब में की गई है, ठीक है जी।
सेंटकॉम ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई लॉजिस्टिक और हथियारों के ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। अमेरिका का आरोप है कि इन ड्रोन हमलों के पीछे ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी के निर्देश पर काम करने वाले ईरान समर्थक गुट थे। अमेरिकी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे हमले रुके नहीं तो आगे आगे भी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि उसके पूर्वी प्रांत में मौजूद ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर कई ड्रोन दागे गए हैं। हालांकि सऊदी अरब एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को मार गिराया और किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली। सऊदी अरब सरकार ने इन हमलों को अनुचित और अस्वीकार्य करार दिया है। इसी बीच अल जज़ीरा ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इराक के बसरा प्रांत में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पीएमएफ के प्रमुख में भी विस्फोट हुआ है। पीएमएफ, जिसे हश्द अल शाबी भी कहा जाता है, इराक के कई ईरान समर्थक सशस्त्र समूह का गठबंधन है। हालांकि विस्फोट के कारण और संभावित हताहतों को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। तो भाई आपको ये पता चल ही गया है भाई साहब कि मतलब कि जिस कंट्रीज़ में मतलब कि किस तरह से धुलाई हो रही है और भाई साहब किस तरीके से मतलब तनाव बना पड़ा है भाई पूरे के पूरे पश्चिम एशिया में। तो भाई ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, ठीक है भाई साहब। इसमें मतलब कि सभी देशों को, नाटो देशों को भी और भाई साहब यूरोप को, भाई साहब पूरे एशिया को, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट सबको और अफ्रीका कॉन्टिनेंट सबको मतलब कि भाई साहब बीच में आना चाहिए और भाई साहब इस वॉर को रुकवाना चाहिए, ठीक है भाई साहब। मतलब कि जो आ रहा है, मतलब कि जो वॉर हो रही है उससे भाई साहब ऑयल संकट खड़ा हो रहा है भाई साहब। मतलब कि अभी ईरान ने मतलब कि जो हमले किए हैं भाई साहब हूतियों के द्वारा, तो उसमें क्या बोलते हैं ऑयल टैंकर उड़ाए हैं सऊदी अरेबिया के। तो भाई उससे क्या हुआ है ना, रातों रात ही मतलब कि ऑयल जो है ना, मतलब कि जो क्रूड ऑयल है वो 100 के पार चला गया है, ठीक है भाई साहब। अब 110 भी हो सकता है भाई साहब कब किसी भी टाइम पर, एक दो दिन में। तो भाई ये जो तेल बढ़ने से भाई साहब सारा का सारा बोझ किस पे पड़ेगा? आप और मेरे जैसे इंसानों पर, मतलब आम इंसानों पर ये बोझ पड़ेगा। उनकी जेबें खाली होंगी, ठीक है। मतलब कि भाई उनको भाई पेट्रोल डीजल भरवाने में कितनी दिक्कत होगी भाई साहब। वो तेल नहीं है जो खाने में डलता है, ये वो अलग तेल है। ये तेल है जो कि भाई साहब जिससे हमारी एनर्जी ज़रूरतें पूरी होती हैं, ठीक है भाई साहब। एनर्जी की ज़रूरत पूरी होनी बहुत ज़रूरी होती है भाई साहब। ये सब चीज़ें मतलब कि गैस हो गया, ये क्रूड ऑयल से सब चीज़ बनती है भाई, गैस, केरोसिन, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, मतलब कि जो ग्रीस होती है जो कि भाई साहब वो जो लगाई जाती है वो क्या बोलते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, उपकरण होते हैं कुछ कुछ, मतलब टूल्स वगैरह होते हैं, उन पे भी लगाई जाती है। जो वो क्या बोलते हैं, पहिए होते हैं, उसके अंदर भी लगाई जाती है। कार के पहिए होते हैं भाई। तो जो सब कुछ चीज़ वेस्ट करने के बाद भी जो ग्रीस बनती है ना, वो भी बिकती है भाई। तो क्रूड ऑयल मतलब कि काला सोना है भाई। अगर ये महंगा हुआ तो भाई साहब बहुत कुछ महंगा हो जाएगा भाई साहब, बहुत क्राइसिस आ जाएगी पूरी दुनिया में। अभी पूरी दुनिया मतलब कि भाई मतलब कि क्लीन एनर्जी पे अभी तक पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुई है भाई साहब, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई साहब इस क्या बोलते हैं, इस काले सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारत को भी भाई साहब, सारे देशों को ज़रूरत है, ठीक है। तो भाई हम तो चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द ये वो रुकनी चाहिए। तो खैर दोस्त, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कम से व्हाट्सएप पर जाओ, शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो वैसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।